मैदान पर जब कोई बल्लेबाज गेंद को हवा में उछालकर सीधा स्टैंड्स में भेजता है तो स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 6 रन जुड़ते हैं। मतलब स्टेडियम में शोर गूंजता है, जश्न मनाया जाता है। हाँ बिल्कुल, और सतह पर देखने से ऐसा ही लगता है कि यार खेल तो बस इसी हार जीत और जज्बात तक सीमित है। सही कहा, लेकिन अगर इस पूरे दृश्य को थोड़ा सा जूम आउट किया जाए ना तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। एकदम बदल जाती है। मतलब उस एक शॉट की गूंज सीधे कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स तक पहुंचती है। वहाँ वो शॉट सिर्फ 6 रन नहीं है, बल्कि ब्रांड वैल्यू में करोड़ों डॉलर का अचानक आया उछाल है, स्पॉन्सरशिप डील्स का रिन्यूअल है। हाँ, और किसी बड़ी कंपनी की बैलेंस शीट का एक बिल्कुल नया आंकड़ा भी है। एग्जैक्टली। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी विशाल मशीन के पुर्जे खोलने वाले हैं, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रिकेट को अमूमन हम बस जुनून के चश्मे से देखते हैं, लेकिन ब्रॉडकास्ट कैमरास के पीछे ये एक बेहद सटीकता से कैलिब्रेट की गई कॉर्पोरेट मशीन है। बिल्कुल। और हमारे पास आज जो सोर्स मटेरियल है ना, वो सच में किसी ब्लॉकबस्टर थ्रिलर से कम नहीं है। मैं तो कहूंगा कि थ्रिलर से भी ज्यादा दिलचस्प है। हाँ यार, इसमें हमारे पास हुलियान लोके की 2025 की विस्तृत आईपीएल वैल्यूएशन स्टडी है। इसके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स का 2026 का वो मास्टर प्लान है जो उन्होंने मेंस टीम के लिए बनाया है। राइट। और दूसरी तरफ उनकी WPL यानी विमेन्स टीम का वो संघर्ष भी है जो चोटों के बीच चल रहा है। तो हमारा मुख्य मकसद आज यही समझना है कि कैसे कोई खेल लीग 18.5 बिलियन डॉलर का अकल्पनीय बिजनेस बन जाती है। मतलब हुलियान लोके की रिपोर्ट के आंकड़े तो ऐसे हैं जो दिमाग घुमा देते हैं। देखिए, रिपोर्ट के आंकड़े सच में उस स्केल को दिखाते हैं जिस पर ये लीग अब काम कर रही है। हुलियान लोके के अनुसार उस लीग की कुल बिजनेस वैल्यू 12.9% बढ़कर 18.5 बिलियन डॉलर के पार जा चुकी है। बाप रे, भारतीय रुपए में ये कितना होगा? ये करीब 1,56,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम है। ओहो, ये तो सच में बहुत बड़ा नंबर है। और सिर्फ यही नहीं, दूसरी तरफ लीग की जो ब्रांड वैल्यू है उसने भी 13.8% की छलांग लगाई है और वो 3.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। मतलब ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये तो पूरा एक वैश्विक आर्थिक साम्राज्य है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि इन दोनों शब्दों को थोड़ा सुलझाना जरूरी है, बिजनेस वैल्यू और ब्रांड वैल्यू। हाँ, क्योंकि लोग अक्सर इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वही तो, अखबारों में या टीवी बहसों में इन्हें एक दूसरे की जगह ऐसे इस्तेमाल कर लिया जाता है जैसे दोनों का मतलब एक ही हो। ये उलझन बहुत आम है और मजे की बात यह है कि इस रिपोर्ट में इसे समझाने के लिए फ्रांस के लग्जरी फैशन ब्रांड हर्मीज का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया गया है। अच्छा, हर्मीज का क्रिकेट से क्या लेना देना? मैं सोच रही थी कि ये कैसे जुड़ता है। मैं समझाता हूँ। देखिए, हर्मीज की कुल मार्केट कैप आज 250 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। ये जो विशाल आंकड़ा है ना, ये उसकी बिजनेस वैल्यू है। मतलब जो फिजिकल चीजें हैं। एग्जैक्टली। इसमें उसकी दुनिया भर में मौजूद फैक्ट्रियां, सप्लाई चेन का पूरा नेटवर्क, हजारों कर्मचारी, रियल एस्टेट, यानी वो सब कुछ शामिल है जिसे आप छू सकते हैं या जिसका सीधा भौतिक मूल्य है। राइट। तो फिर ब्रांड वैल्यू क्या हुई? उस 250 बिलियन डॉलर में से एक बड़ा हिस्सा उस नाम, उस लोगो और उस एक्सक्लूसिविटी का है जिसके लिए लोग सालों तक वेटिंग लिस्ट में रहने को तैयार रहते हैं। अरे हाँ, उनके बैग्स के लिए तो सालों की वेटिंग होती है। बिल्कुल। वो जो अमूर्त आकर्षण है ना, वो उसकी ब्रांड वैल्यू है। इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं एक रोजमर्रा की एनालॉजी से समझाऊं तो ये कुछ वैसा है जैसे शहर का कोई बहुत मशहूर और पुराना रेस्टोरेंट। हाँ, ये अच्छा उदाहरण है, बताइए। मतलब उस रेस्टोरेंट के इमारत की कीमत, उसकी कुर्सियां, किचन के महंगे उपकरण, शेफ्स की सैलरी, ये सब मिलकर तो उसकी बिजनेस वैल्यू बनाते हैं। लेकिन उस रेस्टोरेंट का नाम, वो बोर्ड जिसे देखकर बाहर 2 घंटे की लंबी लाइन लगी है और लोगों का ये विश्वास कि यहाँ का खाना हमेशा लाजवाब होगा, वो उसकी ब्रांड वैल्यू है। एकदम सटीक। और इस रेस्टोरेंट वाले उदाहरण में एक और लेयर जोड़ते हैं। मान लीजिए किसी दिन उस रेस्टोरेंट का किचन खराब भी हो जाए, तब भी लोग उस नाम की वजह से अगले दिन वापस आएंगे। हाँ, क्योंकि ब्रांड पर भरोसा है। क्रिकेट लीग के संदर्भ में भी ठीक यही होता है। यहाँ ब्रांड वैल्यू का मतलब है टीमों के ट्रेडमार्क, लोगो, जर्सी के रंग और फैंस के बीच उनकी जो गुडविल है। और बिजनेस वैल्यू वो कैश फ्लो है जो पूरे सिस्टम में दौड़ रहा है, जैसे मीडिया राइट से आने वाला पैसा, स्पॉन्सरशिप डील्स, मर्चेंडाइजिंग और टिकटों की बिक्री। राइट।
लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। क्या? देखिए, दुनिया भर में निवेशकों के पास पैसा लगाने के लिए अनगिनत ऑप्शंस हैं। टेक स्टार्टअप्स है, रियल एस्टेट है, शेयर बाजार है। बिल्कुल, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिर भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए ये विशेष क्रिकेट लीग दुनिया के सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक क्यों मानी जाती है? मतलब इसके अर्थशास्त्र में ऐसा क्या है जो इसे एकदम बुलेट प्रूफ बनाता है? इस बुलेट प्रूफ होने का राज असल में इसके रेवेन्यू मॉडल के ढांचे में छिपा है। अच्छा, कैसे? अगर आप इसकी तुलना दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग से करें, जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग या अमेरिकन बास्केटबॉल लीग, EPL और NBA। हाँ, EPL में क्लब्स को अपने खिलाड़ियों के ट्रांसफर पर अरबों रुपए की फीस देनी पड़ती है। बाप रे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें अपने विशाल स्टेडियम खुद खरीदने पड़ते हैं, बनाने और मेंटेन करने पड़ते हैं। इस वजह से वो क्लब्स अक्सर भारी कर्ज में डूबे रहते हैं। समझ गई। लेकिन हमारे यहाँ का जो मॉडल है वो पूरी तरह से एसेट लाइट है। एसेट लाइट मतलब ये हुआ कि फ्रेंचाइजी को स्टेडियम के रखरखाव या रियल एस्टेट में अपना पैसा फंसाना ही नहीं पड़ता। एकदम सही। स्टेडियम तो बोर्ड और राज्य क्रिकेट संघों के टीमों का सबसे बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर यहीं बच जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत स्मार्ट है। और इसके ऊपर से सबसे बड़ी सुरक्षा मिलती है सैलरी कैप से। हाँ, ऑक्शन में जो पर्स लिमिट होती है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए 2026 के सीजन के लिए हर टीम के पास खिलाड़ियों पर खर्च करने की एक सख्त सीमा है, 1200 मिलियन रुपए, यानी 120 करोड़ रुपए प्रति टीम। तो मतलब कोई भी टीम भावनाओं में बहकर खुद को दिवालिया नहीं कर सकती, खर्च पर पूरी लगाम है। एग्जैक्टली। और जहाँ तक कमाई की बात है, वो भी पहले से तय नजर आती है। जैसे वो टाटा ग्रुप वाला रिन्यूअल। हाँ, टाटा ने $300 मिलियन देकर 5 साल के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप बरकरार रखी है। $300 मिलियन? यही वो गारंटीड रेवेन्यू है जो निवेशकों को सुकून की नींद देता है। बोर्ड, मीडिया राइट्स और स्पॉन्सरशिप से आने वाले पैसे का एक तय हिस्सा हर टीम को देता है। मतलब टूर्नामेंट का पहला मैच फेंके जाने से पहले ही फ्रेंचाइजी को पता होता है कि उनके साल भर के खर्च का लगभग 80% हिस्सा सुरक्षित हो चुका है। बिल्कुल, रिस्क बहुत कम है और रिटर्न की संभावना अपार है। जब सिस्टम इतना सुरक्षित हो और करोड़ों दांव पर हो, तो जाहिर है कोई भी फ्रेंचाइजी पीछे नहीं रहना चाहेगी। कोई भी नहीं। और इसी आक्रामक व्यावसायिक दृष्टिकोण का सबसे ताजा केस स्टडी है दिल्ली कैपिटल्स की 2026 की रणनीति। मैं देख रही थी कि उन्होंने क्या क्या बदलाव किए हैं। दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये रिबूट करना अब मजबूरी बन चुका था यार। 2025 का सीजन उनके लिए काफी कड़वा रहा। हाँ, 14 मैचों में से 7 जीत और 6 हार। वो पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर रहे थे और प्लेऑफ से मात्र कुछ अंकों के फासले से चूक गए। देखिए, जब एक टीम लगातार किनारे पर आकर लड़खड़ा जाती है, तो बोर्ड रूम में ये साफ हो जाता है कि सिर्फ 1-2 खिलाड़ी बदलने से काम नहीं चलेगा। पूरा सिस्टम ही रीसेट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। पूरी फिलॉसफी बदलनी पड़ती है। और 2025 के मेगा ऑक्शन से ठीक पहले उन्होंने जो फैसले लिए वो इसी रीसेट का हिस्सा लगते हैं। मतलब उन्होंने पूरा कोचिंग स्टाफ ही बदल दिया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम था। पूर्व क्रिकेटर हेमंग बदानी को नया हेड कोच बना दिया और वेणुगोपाल राव को डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट का पद दे दिया। ये दोनों नाम अचानक से फ्रंट लाइन पर आ गए, जबकि मार्केट में कई बड़े विदेशी कोच उपलब्ध थे। देखिए, इन नियुक्तियों के पीछे जो असली रणनीति है ना, वो स्टार पावर की नहीं है, वो विनिंग कल्चर को इंपोर्ट करने की है। विनिंग कल्चर? हाँ, वेणुगोपाल राव का इतिहास देखिए। वो 2009 में ट्रॉफी उठाने वाली डेक्कन चार्जर्स टीम के अहम सदस्य थे। अरे हाँ, वो तो चैंपियन टीम थी। और वो दुबई कैपिटल्स के मेंटर भी रहे हैं। इसका मतलब है कि वो फ्रेंचाइजी के अंदरूनी इकोसिस्टम को अच्छी तरह समझते हैं। और हेमंग बदानी? हेमंग बदानी का कोचिंग रिकॉर्ड बहुत सॉलिड है यार। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की ऐसे 20 लीग में सनराइजर्स ईस्टर्न केप और लंका प्रीमियर लीग में जाफना किंग्स के साथ खिताब जीते हैं। ओहो। ये मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत ही स्पष्ट संदेश है। उन्हें ऐसे रणनीतिकार चाहिए जिन्हें जीतने की आदत हो, न कि सिर्फ बड़े नाम वाले पूर्व खिलाड़ी। लेकिन जब मैं उनके ऑक्शन ड्राफ्ट पर नजर डाल रही थी ना, तो वहाँ पैसों के मामले में मुझे कोई कंजूसी नहीं दिखी। मतलब पैसे पानी की तरह बहाए। वो तो है। उन्होंने अक्षर पटेल को कप्तानी देकर 16.5 करोड़ में रिटेन किया। केएल राहुल पर 14 करोड़ खर्च किए। मिचेल स्टार्क को 12.25 करोड़ में लिया और कुलदीप यादव को 13.25 करोड़ में। और सिर्फ इंटरनेशनल स्टार्स ही नहीं। हाँ, जम्मू कश्मीर के उभरते सितारे आकिब नबी के लिए 8.4 करोड़ की भारी बोली लगा दी। प्रथम निसांका, डेविड मिलर, काइल जेमिसन, इन सबको भी शामिल किया। और इस पूरी शॉपिंग का नतीजा क्या हुआ पता है? क्या? ऑक्शन के बाद उनके पर्स में मात्र 5 लाख रुपए बचे थे। बस 5 लाख?
बाप रे, ये तो सच में पूरा खजाना खाली कर देने वाली स्थिति है। बिल्कुल। पर यहीं पर मुझे एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है। मतलब क्या सिर्फ करोड़ों बहाकर बड़े नाम और नए कोच ले आना ट्रॉफी की गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। तो ये तो कुछ ऐसा हुआ ना कि किसी पुरानी साधारण कार के अंदर आपने एक नया और बेहद शक्तिशाली इंजन फिट कर दिया। हाँ बिल्कुल। सवाल ये है कि क्या कार की वो पुरानी चैसीज उस इंजन की जबरदस्त स्पीड और उसके झटकों को संभाल पाएगी या रास्ते में ही टूट जाएगी? ये सवाल हर मेगा ऑक्शन के बाद उठता है और फ्रेंचाइजी अक्सर यही गलती करती है। वे रोल खरीदने के बजाय स्टारडम खरीद लेती है। राइट। लेकिन दिल्ली ने इस बार स्टार्स के साथ साथ स्टेबिलिटी भी खरीदी है। अक्षर पटेल को कप्तान बनाना इसका सबसे बड़ा सबूत है। वो कैसे? वो लंबे समय से टीम का हिस्सा हैं, लोकल टैलेंट को समझते हैं और टीम की धड़कन पहचानते हैं। वो इस नई टीम की उस सस्पेंशन प्रणाली की तरह काम करेंगे जो झटकों को सहेगी। अच्छा, और राहुल और स्टार्क? केएल राहुल टॉप ऑर्डर में बहुत जरूरी अनुभव लाते हैं और मिचेल स्टार्क, यार स्टार्क का होना दबाव के पलों में एक ऐसा हथियार है जो बड़े मैचों का रुख अकेले पलट सकता है। तो ये महज पैसों का खेल नहीं है, ये एक पजल है जिसमें हर टुकड़े को बहुत सोच समझकर उसकी सही जगह पर बिठाया गया है। सही बात है। अगर मेंस टीम का ये दाव काम कर गया तो बोर्डरूम में तो जश्न होना तय है। बिल्कुल तय है। लेकिन एक फ्रेंचाइजी केवल अपनी पुरुष टीम से तो नहीं बनती ना, ये एक पूरा इकोसिस्टम होता है। हाँ, और इसी इकोसिस्टम का जो दूसरा हिस्सा है यानी उनकी WPL टीम, वहाँ हालात बिल्कुल अलग है। बहुत ही खराब हालात हैं। जहां मेंस टीम एक मजबूत शुरुआत की ओर देख रही है, वहीं विमेंस टीम भारी संकट के भंवर में फंसी हुई है। WPL 2026 का ये चरण उनके लिए सच में किसी बुरे सपने जैसा साबित हो रहा है। मैंने देखा टूर्नामेंट के बीच में वे पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर संघर्ष कर रहे हैं, 5 में से सिर्फ 2 जीत। और इस खस्ताहाल स्थिति का मुख्य कारण खराब फॉर्म या रणनीति की कमी नहीं है। तो फिर क्या है? चोटों का एक अंधीन सिलसिला जिसने टीम के पूरे बैलेंस को ही नष्ट कर दिया है। अरे हाँ, जिन खिलाड़ियों को चोट लगी है वे तो टीम की रीढ़ माने जाते थे। बिल्कुल। 16 साल की दिया यादव को ही ले लीजिए। हाँ, जो WPL के इतिहास की सबसे युवा डेब्यूटेंट बनी थी। वो पूरे सीजन से बाहर हो गई हैं। विकेटकीपर ममता मणिवाला भी बाहर हैं। और ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज एनाबेल सदरलैंड तो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही निजी कारणों का हवाला देकर हट गई थी। अब आप सोचिए, जब किसी फ्रेंचाइजी के मेन पिलर्स इस तरह एक के बाद एक गिरते हैं तो डैमेज कंट्रोल कैसे होता है? यहीं पर फ्रेंचाइजी की असली डोमेस्टिक डेप्थ का टेस्ट होता है। तो उन्होंने डैमेज कंट्रोल के लिए क्या किया? दिल्ली ने मजबूरन 10-10 लाख की बेस प्राइस पर 2 युवा खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया। 10 लाख सिर्फ बेस प्राइस पर? हाँ, इनमें से एक हैं हैदराबाद की तेज गेंदबाज इद्दला सृजना, जो पहले सिर्फ नेट बॉलर के तौर पर टीम के साथ थी। अच्छा। और दूसरी है पंजाब की ऑलराउंडर प्रगति सिंह। ये परिस्थिति तो मुझे किसी बड़े थिएटर प्ले की याद दिला रही है। थिएटर प्ले कैसे? मतलब कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा नाटक चल रहा हो, खचाखच भरा ऑडिटोरियम हो और अचानक मुख्य कलाकार बीमार पड़ जाए। ओहो। तब डायरेक्टर मजबूरी में बैकस्टेज काम करने वाले किसी क्रू मेंबर को, जिसे शायद सिर्फ 1-2 डायलॉग ही याद हो, मुख्य भूमिका निभाने के लिए सीधे स्टेज के बीचों बीच धकेल दें। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये 10 लाख की बेस प्राइस वाले रिप्लेसमेंट प्लेयर्स सच में इस स्तर के टूर्नामेंट का भयंकर दबाव झेल पाते हैं? देखिए, कागज पर ये रणनीति बहुत कमजोर और जोखिम भरी नजर आती है। बिल्कुल। लेकिन खेलों के इतिहास में कई बार यही अंडरडॉग्स टर्निंग पॉइंट साबित होते हैं यार। इसका एक बहुत मजबूत मनोवैज्ञानिक कारण है। वो क्या? जब कोई नेट बॉलर या बेस प्राइस वाला खिलाड़ी अचानक मेन स्टेडियम की फ्लड लाइट्स के नीचे आता है ना, तो उसके कंधों पर करोड़ों की प्राइस टैग का कोई बोझ नहीं होता। हाँ, खोने के लिए कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली। उसे खुद को साबित करने का वो मंच मिल जाता है जिसका उसने जीवन भर इंतजार किया था। प्रगति सिंह जैसे खिलाड़ियों ने डोमेस्टिक क्रिकेट के मुश्किल मैदानों पर सालों पसीना बहाया है। और अगर वो चल गए तो? अगर कॉर्पोरेट नजरिए से देखें तो जब कोई 10 लाख का खिलाड़ी मैच जिताओ प्रदर्शन करता है तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उन करोड़ों के स्टार से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। वाह, ये तो फ्रेंचाइजी के स्काउटिंग नेटवर्क की असली जीत होती है फिर। 100%। मतलब जब कोई फ्रेंचाइजी ऐसी स्थिति में फंसती है तो ये सिर्फ खेल की गहराई का टेस्ट नहीं है, ये असल में उस ब्रांड के लचीलेपन यानी रेजिलियंस का टेस्ट है। बिल्कुल सही कहा। और मैदान पर होने वाली ये घटनाएं, जीत हार,
ये सब सीधे तौर पर मार्केट वैल्यूएशन को दिशा देते हैं। अगर हम वापस उस हुलियन लोकर के 2025 के ब्रांड वैल्यूएशन चार्ट पर जाएं ना, तो ये गणित और भी दिलचस्प हो जाता है। उस चार्ट का नंबर 1 पायदान तो यार बहुत कुछ बयान करता है। हाँ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर $269 मिलियन की ब्रांड वैल्यू के साथ सबसे ऊपर। $269 मिलियन, इसके पीछे की कहानी किसी परिकथा से कम नहीं है। 17 साल का लंबा सूखा खत्म करके आखिरकार उन्होंने खिताब जीत ही लिया। और जब कोई टीम करीब 2 दशकों के इंतजार के बाद जीतती है ना, तो उस जीत का आर्थिक प्रभाव एक सुनामी की तरह होता है। और इस सुनामी को उन्होंने बहुत सलीके से भुनाया भी है। मतलब सिर्फ भावनाएं नहीं थी, प्रॉपर रणनीति थी। बिल्कुल, रजत पाटीदार को नया कप्तान बनाकर उन्होंने भविष्य की नींव रख दी। और विराट कोहली को मेंटर के रूप में बरकरार रखा, ताकि वो जो विशाल फैन बेस है वो जुड़ा रहे। और ब्रांड्स तो यार इस कहानी का हिस्सा बनने के लिए कतार में लग गए थे। नथिंग जैसी टेक कंपनी का उनके साथ जुड़ना इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैंने तो सुना है कि जब वो फाइनल मैच हुआ था तो व्यूअरशिप सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी। हाँ, जियो हॉटस्टार पर व्यूअरशिप का आंकड़ा 678 मिलियन को छू गया था। इस एक जीत ने उनकी ब्रांड वैल्यू को सीधे आसमान पर पहुंचा दिया। गजब है। अच्छा, लिस्ट में दूसरे नंबर पर मुंबई इंडियंस है। हाँ, $242 मिलियन के साथ। हार्दिक पांड्या की कप्तानी, महिला जयवर्धने की कोचिंग और वो जो लॉरेंस नटसन के साथ उनकी 120 करोड़ रुपए की जर्सी डील हुई है। वो डील साबित करती है कि ये ब्रांड कितना अडिग। लेकिन यार इस लिस्ट में ना एक ऐसा आंकड़ा है जो मुझे पूरी तरह से अतार्किक लगा। मतलब एकदम इलॉजिकल। अच्छा, किस आंकड़े की बात कर रही हैं आप? मैं बात कर रही हूँ नंबर 3 पर मौजूद चेन्नई सुपर किंग्स की। ओहो, CSK। हाँ, उनकी ब्रांड वैल्यू $235 मिलियन आंकी गई है। अब वास्तविकता देखिए, 2025 के सीजन में उनका प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा। ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल हो गए। हाँ, वो तो हुआ था। MS धोनी को बीच सीजन में मजबूरी में कप्तानी संभालनी पड़ी और टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही, एकदम बॉटम पर। बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है कि अगर RCB के मामले में जीत ने ब्रांड वैल्यू बढ़ाई, तो CSK सबसे नीचे रहकर भी नंबर 3 पर कैसे बरकरार है? क्या किसी टीम की पुरानी विरासत उसके वर्तमान के खराब प्रदर्शन की भरपाई कर सकती है? देखिए, कागज पर और सामान्य अर्थशास्त्र के नियमों के हिसाब से तो ये बिल्कुल अतार्किक लगता है। जो टीम हार रही है उसका वैल्यूएशन कैसे टिक सकता है ना? वही तो मैं सोच रही थी। लेकिन यहीं पर लिगेसी इकोनॉमिक्स या विरासत का अर्थशास्त्र काम आता है। CSK अब महज एक क्रिकेट टीम नहीं रह गई है यार, वो एक कल्ट बन चुकी है। धोनी का कल्ट स्टेटस। एग्जैक्टली। MS धोनी की उपस्थिति खेल के सामान्य नियमों से बहुत ऊपर उठ चुकी है। हाँ, वो जब मैदान पर आते हैं तो माहौल ही अलग होता है। जब वो मैदान पर उतरते हैं ना, तो स्टेडियम में बैठे दर्शक या टीवी स्क्रीन से चिपके लोग ये नहीं देख रहे होते कि टीम हार रही है या जीत रही है। वे सिर्फ उस आइकॉन को खेलते हुए देखना चाहते हैं। बात तो सही है। और स्पॉन्सर्स जैसे मुथूट फाइनेंस या एतिहाद एयरवेज, वो उसे खराब सीजन पर पैसा नहीं लगा रहे हैं, वे उस विश्वास और निरंतरता पर पैसा लगा रहे हैं जो इस फ्रेंचाइजी ने पिछले 1.5 दशक में बनाया है। मतलब RCB को शिखर पर पहुंचने के लिए एक ट्रॉफी की सख्त दरकार थी। हाँ, लेकिन CSK के पास सफलताओं का इतना बड़ा बैंक बैलेंस है कि एक खराब सीजन उसे दिवालिया नहीं कर सकता। विरासत के इस ताकत को समझना वाकई आंखें खोलने वाला है। बिल्कुल। वैसे इसी चार्ट में अगर हम आगे देखें तो दिल्ली कैपिटल्स 6ठे नंबर पर है, $152 मिलियन के साथ। वहाँ उन्होंने 16% की सॉलिड ग्रोथ दर्ज की है। हाँ, वो भी एक अच्छा जंप है। और गुजरात टाइटंस $142 मिलियन के साथ 8वें पायदान पर हैं। पर गुजरात के मामले में एक बड़ी कॉर्पोरेट गतिविधि हुई है ना? हाँ, CVC कैपिटल वाला मामला। राइट, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी का एक बड़ा हिस्सा भारतीय निवेशकों को प्रीमियम पर बेचा है। देखिए, CVC कैपिटल का यह कदम इस बात का बहुत स्पष्ट संकेत है कि ये लीग अब पूरी तरह मैच्योर हो चुकी है। मैच्योर? हाँ। कैसे? मतलब जब कोई ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म किसी खेल लीग में निवेश करती है और कुछ ही सालों में प्रीमियम पर अपना हिस्सा बेचकर तगड़ा मुनाफा कमाती है, तो ये दुनिया भर के बाकी निवेशकों को ये संदेश देता है कि यहाँ पैसा न केवल सुरक्षित है बल्कि बहुत तेजी से बढ़ता भी है। ये इस लीग की आर्थिक सेहत का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। बिल्कुल। मतलब ब्रांड्स बन गए, वैल्यूएशंस तय हो गई, निवेशकों ने अपना रिटर्न ले लिया, सब खुश। लेकिन इस पूरे $18.5 बिलियन के प्रोडक्ट की लाइफलाइन तो वो दर्शक हैं जो स्क्रीन के उस पार बैठे हैं। असली बॉस तो वही है। हाँ, और इस प्रोडक्ट को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने के लिए जो नई तकनीकें इस्तेमाल हो रही है ना, वे खेल को हमेशा के लिए बदल रही हैं।
2025 सीजन के जो व्यूअरशिप रिकॉर्ड्स आए हैं वे उसी तकनीकी क्रांति का ही तो नतीजा है। मैं वही आंकड़े देख रही थी। ओपनिंग वीकेंड पर जियो हॉटस्टार पर 1370 मिलियन व्यूज। 1370 मिलियन। और फाइनल मैच का क्या? 678 मिलियन लाइव व्यूज। उसने तो पुराने भारत पाकिस्तान मैच के रिकॉर्ड्स को भी बोनस साबित कर दिया यार। सच में। पर मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ इसलिए हुआ कि लोग क्रिकेट पसंद करते हैं। बिल्कुल नहीं, इसके पीछे इमर्सिव टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है जो दर्शक को स्क्रीन से बांध रखती है। तो ये इमर्सिव टेक्नोलॉजी असल में काम कैसे कर रही है? थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। देखिए, अब प्रसारण सिर्फ एक कैमरा और एक कमेंटेटर तक सीमित नहीं है। अब मल्टी एंगल 4K HDR कवरेज होता है। स्क्रीन पर रियल टाइम AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी ग्राफिक्स का इस्तेमाल हो रहा है जो लाइव मैच के दौरान गेंद की ट्रेजेक्टरी और खिलाड़ियों के डेटा को हवा में तैरते हुए दिखाते हैं। अरे हाँ, वो जो स्क्रीन पर 3D में दिखता है बहुत कूल लगता है। और सबसे दिलचस्प प्रयोग तो यार मेटावर्स गेम डे लॉन्च का है। मेटावर्स क्रिकेट में? हाँ, और ये सिर्फ एक तकनीकी खिलौना नहीं है, ये रेवेन्यू का एक बिल्कुल नया जरिया है। वो कैसे काम करता है? दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठे फैंस वर्चुअली एक साथ बैठकर मैच देख सकते हैं, वहां वर्चुअल मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं और स्पॉन्सर्स को इस डिजिटल स्पेस में विज्ञापन दिखाने का एक बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म मिल गया है। ओहो, मतलब स्टेडियम अब सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। वैसे तकनीक का दखल सिर्फ बाहर नहीं है, मैदान के अंदर यानी खेल के नियमों तक भी पहुंच गया है। हाँ, नियमों में बहुत बदलाव हुए हैं। मैंने पढ़ा कि खेल को टीवी और मोबाइल के अनुकूल बनाए रखने के लिए वो ओस यानी ड्यू से निपटने के लिए सेकंड बॉल का नया नियम लाए हैं। देखिए, ये नियम पूरी तरह से दर्शकों के अटेंशन स्पैन को बनाए रखने के लिए है। अच्छा, ओस का अटेंशन स्पैन से क्या लेना देना? होता क्या था कि ओस की वजह से दूसरी पारी में गेंदबाजी इतनी मुश्किल हो जाती थी कि मैच एक तरफा और उबाऊ हो जाता था। हाँ, बॉल स्लिप होती थी। और जब मैच एक तरफा होता है तो टीवी दर्शक बोर होकर चैनल बदल देते हैं और उससे विज्ञापन दाताओं का नुकसान होता है। एग्जैक्टली। सेकंड बॉल का नियम ये सुनिश्चित करता है कि मैच आखिरी ओवर तक रोमांचक बना रहे, कोई चैनल न बदले। वाओ, ये तो प्योर बिजनेस स्ट्रैटेजी है। और सिर्फ यही नहीं, ऊंचाई वाले नो बॉल के लिए जो DRS का इस्तेमाल शुरू हुआ है वो भी विवादों को जल्दी सुलझाकर खेल की गति को रोकने नहीं देता। और वो गेंद पर लार लगाने की वापसी, वो भी बल्ले और गेंद के बीच संतुलन वापस लाने की एक कोशिश है ताकि मैच बोरिंग ना हो। मतलब इन सभी कड़ियों को अगर एक साथ जोड़ा जाए ना तो ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि आधुनिक क्रिकेट अब महज 22 गज की पिच पर खेला जाने वाला कोई पारंपरिक खेल नहीं रहा। बिल्कुल भी नहीं। ये एक हाई टेक एंटरटेनमेंट शो का रूप ले चुका है। इसे ठीक उसी तरह डिजाइन, पैक और डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है जैसे सिलिकॉन वैली की कोई टेक कंपनी अपना नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करती है, या हॉलीवुड का कोई बड़ा स्टूडियो अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज करता है। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ यही है यार। सही बात है। हुलिहान लोके की रिपोर्ट हो, दिल्ली कैपिटल्स की रणनीति हो या तकनीक का ये संगम, सब एक ही दिशा में इशारा करते हैं कि ये लीग अब 2 महीने चलने वाला कोई साधारण टूर्नामेंट नहीं है। ये एक 365 दिन 24 घंटे काम करने वाली अथक कॉर्पोरेट मशीन बन चुकी है। और ये मशीन कभी नहीं रुकती, चाहे वो दिल्ली कैपिटल्स का बोर्डरूम हो जहां नए कोच और करोड़ों के खिलाड़ियों पर दांव लगाया जा रहा हो, या फिर WPL का वो मैदान हो जहां 10 लाख की कीमत वाली लड़कियां अपनी फ्रेंचाइजी का ब्रांड बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही हो। हाँ, या फिर RCB की वो ऐतिहासिक खिताबी जीत जिसने रातों रात वैल्यूएशन के चार्ट्स फाड़ दिए। ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये सभी उस 18.5 बिलियन डॉलर के महासागर की अलग अलग लहरें हैं। बिल्कुल। और जो लोग खेल को सिर्फ शाम के मनोरंजन के तौर पे देखते हैं ना, उनके लिए एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। सही कहा। स्क्रीन पर दिखने वाला हर कैच, हवा में उड़ती हर स्टंप और डगआउट में बैठी मैनेजमेंट की चिंता, इन सब के पीछे महीनों का डेटा एनालिसिस होता है, निवेशकों का भारी दबाव होता है और ब्रांडिंग की वो जंग शामिल होती है जो कभी टीवी पर नहीं दिखाई जाती। इस खेल की गहराई ऐसे और भी दिलचस्प बनाती है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमने खेल और व्यापार के उन तमाम हिस्सों को खोला जो आमतौर पर नजर से दूर रहते हैं। बहुत ही शानदार चर्चा रही। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार सामने आता है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर सकता है। अच्छा, वो विचार क्या है?
देखिए, आज फ्रेंचाइजीज डेटा और एल्गोरिथम के आधार पर ये तय कर रही हैं कि कौन सा खिलाड़ी टीम में आएगा और कौन बाहर जाएगा। हाँ, डेटा तो अब भगवान है। स्टेडियम अब केवल ईंट और गारे के नहीं, बल्कि मेटावर्स के डिजिटल कोड से बन रहे हैं। सेंसर्स, 4K कैमरेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैदान पर होने वाली हर एक हरकत को कंट्रोल और मॉनिटर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एक सवाल जहन में उठता है, क्या आने वाले कुछ ही सालों में ये खूबसूरत खेल इंसानी भावनाओं, उस अनिश्चितता, पसीने और जुनून से ज्यादा सिलिकॉन वैली के एल्गोरिदम्स और कॉर्पोरेट बोर्डरूम की एक्सेल शीट्स द्वारा खेला जाएगा? ओहो, ये तो सच में एक गहरा और थोड़ा बेचैन करने वाला सवाल है यार। जिस खेल की मूल आत्मा ही मानवीय गलतियों, चमत्कारिक वापसी और भावनाओं में बसती है, क्या भविष्य में तकनीक और अर्थशास्त्र उसे पूरी तरह से अपनी जकड़ में ले लेंगे? यही तो सोचने वाली बात है। खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के ही गर्भ में है। बिल्कुल, समय ही बताएगा। लेकिन अगली बार जब स्टेडियम में कोई गेंद हवा में उछले और स्टैंड्स की तरफ जाए ना, तो ये जरूर याद रखिएगा कि वो सिर्फ 6 रन नहीं है। एग्जैक्टली, वो एक बहुत बड़ी, बहुत महंगी मशीन का एक छोटा सा पुर्जा है जो बिल्कुल सही वक्त पर अपनी जगह घुमा है। बस सीखते रहिए और खेल के पीछे के इस विशाल अर्थशास्त्र को समझते रहिए।